हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक बार फिर से मैं हूं अरुण और आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बार फिर से बहुत ही प्यारा अध्याय आव्यूह। कक्षा 12वीं का यह अध्याय है और यहां पर आव्यूह की अंतिम जो पड़ाव है वो है विविध प्रश्नावली। हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को समस्त विषय पूरी तरह से फ्री पढ़ाते हैं। इसके लिए हम किसी भी स्टूडेंट से कोई भी फीस नहीं लेते, ना ही हमारा ऐसा कोई प्लान है जो आपको ये कहे कि आव्यूह पढ़ने के बाद सारणिक पढ़ने के लिए इतने पैसे दीजिए या इतना पढ़ने के बाद उतना पैसा देना है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ आपको यहाँ टेस्ट पेपर कराए जाएंगे, एमसीक्यू कराए जाएंगे, चैप्टर रिवीजन कराया जाएगा, पूरा चैप्टर एक एक प्रश्न पढ़ाया जाएगा और वो भी सब कुछ पूरी तरह से मुफ्त। आइए शुरुआत करते हैं विविध प्रश्नावली का पहला प्रश्न। मान लीजिए ए, अब ये ए नाम का जो आव्यूह है वो है 0 1 0 0। तो दिखाइए कि सभी n जो कि प्राकृत संख्या है के लिए ए आई मतलब यहां तत्समक आव्यूह की बात होती है, प्लस बी ए पूरे की घात n बराबर ए की घात n आई प्लस n ए की घात n-1 बी ए। इस केस में मतलब आपको ये दिखने में काफी खतरनाक लग रहा होगा, वास्तव में है भी सही। आपको इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। ए आपके सामने है और आई आपके सामने। मैं आपको छोटी छोटी 2-3 बातें बता देता हूं। आई का मतलब होता है तत्समक आव्यूह, है ना, जिसके बारे में हम बहुत बार बातें कर चुके हैं। फिर से बता देता हूं, आई का मतलब होता है तत्समक आव्यूह, जो ए के आगे लिखा है ना ये वाला, ये तत्समक आव्यूह। और इस तत्समक आव्यूह में जो कोटि होती है वो 2 होती है। मतलब प्रश्न के अनुसार जितनी ए की कोटि आप उतनी तत्समक की कोटि ले सकते हैं, वही लेनी है बेसिकली। यहां 2 पंक्ति 2 स्तंभ है तो आई के भी हम 2 पंक्ति 2 स्तंभ लेंगे। आई ये कुछ ऐसा। और यहां एक चीज मैं आपको और बताता हूं, काफी इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा। अगर इस आई का आप वर्ग निकालो, आई का अगर आप वर्ग निकालो, आई की घात 3 निकालो, आई की घात 4 निकालो, ऐसे आप आई की कितनी भी घातें निकाल लो, ये हमेशा आई के बराबर ही होता है। आई की चाहे 1 घात निकालो, 2 घात निकालो, 3 घात निकालो। मैं थोड़ा सा इसे साफ कर देता हूं, इतने में भी आप समझ सकते हैं कि घात चाहे कितनी निकालो सभी बराबर होती है। अगर ऐसा है तो एक स्टेप तो आपको यहां पता चलिए। दूसरा, मैं ए के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं कि ए अगर आपके पास है तो क्या आप ए का वर्ग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां घात n दी हुई है। ए का वर्ग कैसे निकाला जाएगा? तो ए आपको दिया है 0 1 0 0। हाँ जी, अच्छा, अगर ए का वर्ग निकालना हो तो ए के वर्ग का मतलब क्या है? ए का ए में गुणा करना। इट मींस 0 1 0 0 का 0 1 0 0 में गुणा करना। अब देखो आगे क्या स्टेप होगी। अब इसका गुणा मतलब निकालिए क्या आता है। इसका इसमें गुणा करो, 0 का 0 में गुणा, 1 का 0 में गुणा, तो यहां पर तो ये 0 आएगा। इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करोगे तो 1 का 0 में गुणा, 1 का 0 में गुणा, तो फिर 0 आएगा। इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करोगे तो 0 0 0 0 0, ये स्तंभ में 0 1 0 0, ये भी 0। देखते ही मुझे एक बात पता चली कि ए का जो वर्ग है उसके सारे अवयव शून्य हैं, और ऐसे आव्यूह को आप शून्य आव्यूह कह सकते हो। हम ऐसे आव्यूह को शून्य आव्यूह कहते हैं जिसे ओ से निरूपित किया जाता है। और शून्य आव्यूह का किसी आव्यूह में गुणा करने से कोई मतलब नहीं निकलता, वो शून्य आव्यूह ही होता है। अब एक बात और है कि शून्य आव्यूह का वर्ग निकालो, शून्य आव्यूह की घात 3 निकालो, या शून्य आव्यूह की घात n निकालो, ये फिर से शून्य ही आता है। अब अगर यहां पर मैं ए के वर्ग की बात करूं तो वो भी एक शून्य आव्यूह है। ए का वर्ग क्या बना? शून्य आव्यूह।
है ना। चलिए अब इस प्रश्न पर आते हैं। आपको बोला है ए आई में, आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि अगर मैं ए में आई का गुणा करता हूं और बी में ए का गुणा करता हूं, इस पूरे की घात n करता हूं, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए मुझे द्विपद प्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी, है ना। द्विपद प्रमेय क्या होता है, जिसमें दो पद होते हैं और उससे खोलने के लिए हम एक छोटा सा सूत्र लगाते थे, है ना। द्विपद प्रमेय क्या होता था, मैं बता देता हूं यार आपको। कक्षा 12वीं में x प्लस वाई की घात n होती थी, और इसे मतलब 11वीं में जहां n एक प्राकृत संख्या होती थी तो आप इसे लिखते थे nc0 x की घात n y की घात 0 प्लस nc1 x की घात 1 कम कर दो y की घात 1 बढ़ा दो, फिर nc2 x की घात 1 और कम कर दो, y की घात बढ़ाते जाओ। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप पहुंच जाओगे ncn तक, आखिरी वाले पद तक पहुंच जाओगे, और वहां पर y की घात n हो जाएगी, x की घात 0 हो जाएगी। तो अगर इसके बारे में मैं बात करता हूं तो ध्यान से सुनो, ये पूरा का पूरा x और ये पूरा का पूरा y, अगर यहां पर इसे लिखूं तो यह आएगा nc0 x मतलब a के साथ में i, इस पूरे की घात में n। इसकी ये तो लिखना नहीं है पहले पद में। दूसरे पद में nc1 ba की घात 1 कम कर दो, और ba नहीं, ai की घात 1 कम कर दो। आपने पहले इसे माना है ना x, तो ai की घात 1 कम कर दो, और यहां पर ba एक बार लिख दो। ये दूसरा पद यहां लिखा है nc1 x की जगह ai और y की जगह ba। क्या लिखा है मैंने, x की जगह है ai और y की जगह ba। प्रश्न में यह दिया है कि a और b जो है वो मतलब a और b दो संख्याएं हैं, मान के चलो अचर संख्या है बेसिकली। इसके बाद अगले में क्या होगा, nc2 ai की घात n-2 और ba की घात 2। आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते हम आखिरी में पहुंच जाएंगे जहां पर मुझे मिलेगा ncn ai की घात 0, मतलब ये हट जाता है इसीलिए नहीं लिखा जाता इसे, y की घात n मतलब ba की घात n। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, आप गौर कीजिएगा। आपको पता है a का वर्ग 0 है, a का वर्ग o आव्यूह है, o आव्यूह की घात चाहे 2 करो, 3 करो, 4 करो, सभी 0 होता है। तो a की घात 3 भी 0, a की घात 4, ये सारी की सारी घातें जो हैं वो एक शून्य आव्यूह बनाएगी। क्यों शून्य आव्यूह बनाएगी, क्योंकि a का वर्ग शून्य है, a का वर्ग शून्य है, तो a की घात 3 निकालने के लिए a के वर्ग में a का गुणा करोगे, अब ये खुद शून्य है, a का गुणा करने पर भी शून्य आएगा। मतलब बात ऐसी है कि a का वर्ग शून्य है, a का वर्ग क्या है, एक शून्य आव्यूह है, ये a का वर्ग था। उसके बाद आगे a की घात 3 होगी, a की घात 4 होगी, ये सारे के सारे शून्य आव्यूह होंगे। तो इन दिस केस यहां पर जब मैं ai की बात करूंगा, साथ में ba की बात करूंगा और घात निकालूंगा n, तो सुनो क्या होगा। nc0 का एक छोटा सा रिजल्ट होता है कि nc0 का मतलब होता है n, और nc1 का मतलब होता है n, और nc0 का मतलब होता है 1। तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, गुणा ये हो जाएगा a की घात n साथ में i की घात n, अचर संख्या बाहर हो जाती है। उसके बाद nc1, तो nc1 का मतलब तो अपन ने n लिखा है, a की घात n-1, फिर i की घात भी n-1, साथ में b और a। बाकी बाद वाले सभी 0 हो गए क्योंकि शून्य आव्यूह था। अब आपको एक बात पता है कि चाहे i की घात n निकालो, i की घात n-1 निकालो, n-2 निकालो, ये सभी i के बराबर है। तो क्या इसे लिखा जा सकता है फिर से, 1 का मतलब तो 1 है, a की घात ni
फिर ये n a की घात n माइनस 1, i की घात n माइनस 1 को भी i लिख सकते हैं और b को b लिखा और इसे a लिखा। क्या कोई दिक्कत है? आई होप कोई दिक्कत नहीं है। इतना चलेगा क्या? अच्छा, जैसे ही इतना चला, आपने ये i को पहले लिख दिया, b को बाद में लिख दिया, मतलब आपने थोड़ा सा इसे आगे पीछे कर दिया। ऐसा किया जा सकता है, संख्याओं के खेल में किया जा सकता है, आव्यूह में नहीं कर सकते। अगर कोई संख्या है तो उसे आगे पीछे कर सकते हैं। b और a, n, a तीनों एक संख्या है, आव्यूह सिर्फ दो है, i और a। तो आपने इन तीनों को साथ में लिख दिया, n a की घात n माइनस 1, साथ में b और i a। अब ये जो i a है ये हमेशा a के बराबर होता है। किसी भी आव्यूह में अगर आप i का गुणा करते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी संख्या में 1 का गुणा करूं तो संख्या वही रहती है। सेम कॉन्सेप्ट है, अगर मैं यहां पर i का गुणा करूं इस आव्यूह में तो यह बन जाता है कुछ ऐसा, a की घात n i प्लस n a की घात n माइनस 1 b और a। और इस प्रकार से ये ai प्लस बी ए की घात n होता है। यही आपको सिद्ध भी करना था। देख सकते हो यार, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर नहीं है। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट जरूर कर देना यार, ठीक है ना? डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 से आगे 2 की तरफ बढ़ा जाए। यदि a बराबर 1 1 1 1 1 1 ऐसा हो तो सिद्ध कीजिए कि a की घात n बराबर 3 की घात n माइनस 2, 3 की घात n माइनस, मतलब सब में 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1 है। ठीक है, चलो a का वर्ग निकाले। a का वर्ग निकालते समय क्या मिलेगा? 1 1 1 1 1 1 1 1 में फिर गुणा करोगे 1 1 1 का, तो ये पूरी पंक्ति का ये स्तंभ में 1 गुणा 1 1 गुणा 1 1 गुणा 1 तीनों को जोड़ोगे तो 3 मिलेगा। यहां पर मिलेगा 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, सब जगह 3 3 3 3 मिलने वाला है। डन है। अब यहां 3 3 3 3 मिलने वाला है। अब उसके बाद इसकी घात अगर 3 निकालो, अगर इसकी घात में 3 निकालता हूं तो क्या होगा? घात 3 का मतलब a के वर्ग में फिर से a का गुणा, तो ये 3 ये 3 ये 3 3 3 3 3 3 और 3, उसका फिर से a में गुणा, कितना? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये 3 का इसमें गुणा करोगे तो 3 3 3 मिला के हो गए 9, बिल्कुल 9। और 9 को लिखा जा सकता है 3 का वर्ग, तो यहां पर लिख सकते हो 3 का वर्ग। बाकी सब में भी सेम कहानी है, तो 3 का वर्ग 3 का वर्ग 3 का वर्ग। अब देखो, घात 1 में 3 की घात 1 को अपन 3 की घात 0 लिख सकते हैं। घात 2 में 3 की घात 1 है, सब दूर। घात 3 में 3 की घात 2 है, मतलब जो a की घात लिखी है उससे 3 की घात 1 कम है। तो अगर a की घात n लिख दिया जाए तो प्रश्न में 3 की घात n से 1 कम, 3 की घात n से 1 कम का मतलब क्या है? 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1। इस प्रकार से सिद्ध करना था। सवाल समाप्त है, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रश्न यहां पर फिनिश। डन है। चलो यार, प्रश्न यहां पर हो जाता है, मतलब सिंपल सी बात है, इसमें गुणा के अलावा कुछ है नहीं। प्रश्न नंबर 2 आप इसे गणितीय आगमन के सिद्धांत से भी कर सकते हैं, वहां से करना और अच्छा रहेगा, यहां से करना भी सिंपल है, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, यदि a बराबर 3 प्लस माइनस 4 1 माइनस 1 है तो सिद्ध कीजिए कि a की घात n ऐसा ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है,
देखो सबसे पहले ए जो है, ए आपके सामने प्रश्न में दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, 3 -4 1 -1। मुझे इन सभी को ना ऐसे रूप में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले इस ए को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए बराबर 3 को लिख सकता हूं 1 + 2 × 1, ठीक है। 4 को लिख सकता हूं -4 को -4 × 1, 1 को लिख सकता हूं सिर्फ 1, -1 को लिख सकता हूं 1 - 2 × 1। मतलब जब यहां एक ही घात में 1 है तो 1 इन सभी जगह रखा, यहां 1 रखा, यहां 1, यहां 1 और यहां 1, तो ये a मिल गया। जब a का वर्ग निकाला जाएगा, a के वर्ग का मतलब a में a का गुणा, 3 -4 1 -1, 3 -4 1 -1, इसको इसमें गुणा, 3 × 9 -4 5, ठीक है। इसका इसमें गुणा, 4 × 3 12 और ये 4, तो 9 आ जाना चाहिए, 4 × 3 12 और 4 8 आ जाना चाहिए माइनस के साथ, -12 + 4 1 -1, तो 3 एकम 3 और -1 2 मिल जाएगा, -4 और 1, -4 और 1 मिल जाएगा -3, ठीक। तो ये 5 को मैं लिख सकता हूं 1 + 2 × 2। 8 को -8 को लिखा जा सकता है -4 × 2, 2 को लिख सकते हैं 2 × 1 या सीधा 2 ही रहने दो, ठीक है। -3 को 1 - 2 × 2, जैसा सवाल चाहता है ना वैसे निरूपित करो। तो देखो इन दोनों की मदद से ऐसा कहा जा सकता है क्या कि जब यहां पर एक ही घात में 1 था तो आपने यहां पर 1 रखा, 1 रखा, यहां पर 1 रखा, 1 रखा, यहां पर 1 रखा, यहां पर 1 रखा, तो a आया। जब a का वर्ग किया, घात 2 आया, तो यहां पर 2 रख दिया, यहां पर 2 रख दिया, यहां पर 2 रखा और यहां पर 2 रखा, तो a का वर्ग आया। इन दोनों से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब एक ही घात n होगा तब मैं यहां पर 2n रखूंगा, -4n रखूंगा, यहां n रखूंगा और यहां 1 - 2n रखूंगा। इस प्रकार से यह चीज यहां पर सिद्ध हो जाती है। डन है। प्रश्न नंबर 3 यहां से समाप्त होता हुआ। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। डन। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसे ही सवाल है सारे यार लगभग। a तथा b सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि AB - BA विषम सममित होगा। अब अगर a तथा b सममित आव्यूह है तो एक छोटी सी बात है, कोई भी आव्यूह सममित कब होता है? कोई भी आव्यूह सममित कब होता है? जब उसका ट्रांसपोज खुद के बराबर हो। इस प्रकार से कोई भी आव्यूह सममित कब होता है? जब किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज खुद के बराबर हो। क्या यह बात क्लियर है? अगर यह बात क्लियर है तो देखो अभी बनते हैं अपन AB - BA के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि AB - BA एक सममित आव्यूह है, या मान लेते हैं AB - BA एक आव्यूह है AB - BA, ऐसा कुछ। तो अगर AB - BA निकालना हो तो C बराबर AB - BA। अगर मैं C का ट्रांसपोज निकालता हूं C डैश, तो वो आता है AB - BA का डैश, यही आता है ना AB - BA का डैश। अब आपको एक छोटा सा सूत्र पता होगा कि अगर दो आव्यूह का जोड़ किया जाए तो उनका जो डैश है ना वो ऐसे हो जाता है,
जोड़ कर लो या घटाव कर लो। मतलब अपन ने ऐसा पढ़ा है यार प्रश्न में कि यदि मान लीजिए अवयव ए है प्लस बी है और इन दोनों का डैश करना है, प्लस की जगह माइनस होगा तो भी ये बात सही होगी। तो अब क्या करो, ए का डैश करके उसमें से बी का डैश घटा दो। तो ए की जगह ए बी मान लो, पूरा का पूरा ए का अवयव ये, दूसरा ये माइनस ये, इसका डैश माइनस इसका डैश। लेकिन कहानी अभी कुछ और नए रंग लाती है। रंग ये लाती है कि यदि आपको प्रश्न में बोला जाए कि ए बी का डैश निकालना है तो जो पहले होता है ना उसको बाद में लिखते हैं, बी डैश ए डैश आ जाता है। इस केस में ए बी का डैश बी डैश ए डैश आ जाता है। तो इस केस में जो सी का डैश है वो हो जाएगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। बी डैश ए डैश अपन ने निकाला तो वो माइनस ए डैश बी डैश आएगा। अब देखो यार यहां से बी डैश बी के बराबर, ए डैश ए के बराबर, तो यहां से सी डैश को लिख सकते हैं बी ए माइनस ए बी। अगर मैं यहां से माइनस का चिन्ह बाहर निकालता हूं तो माइनस का चिन्ह बाहर निकालते समय मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी धनात्मक हो जाएगा और बी ए ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर आप गौर से देखो तो ए बी धनात्मक और बी ए ऋणात्मक का मतलब क्या है, सी डैश बराबर माइनस सी, क्योंकि ए बी माइनस बी ए तो सी के बराबर था। और जैसे ही पता चले कि कोई अवयव का डैश खुद के या उसका जो ट्रांसपोज है वो खुद के बराबर हो तो वो विषम सममित होता है, ये फॉर्मूला है। तो अतः मैं कह सकता हूं सी डैश विषम सममित है, स्क्यू सिमेट्रिक। डन है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 आपके सामने समाप्त हो जाता है। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डन है। चलो, मतलब अगर देखना हो तो देख लो यार, मैं एक बार थोड़ा सा ऑफ स्क्रीन हो जाता हूं, ठीक है। चलो चलो भाई साहब, चलो आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी डैश सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित है अथवा विषम सममित है। मतलब ये जो अवयव है, एक अवयव दिया है आपको, माना एक सी नाम का अवयव है, सी बराबर बी डैश बी और बी या बी डैश ए और बी। ये अवयव सममित या विषम सममित होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि ए सममित है या विषम सममित है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको कुछ कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनके बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में हमें, जिनकी आवश्यकता भी हमें है। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है कि सममित और विषम सममित क्या होता है। अगर कोई भी अवयव सममित है तो सममित होने का मतलब है ए का डैश ए के बराबर होगा। कोई भी अवयव ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। अगर अवयव विषम सममित है तो विषम सममित के केस में ए का डैश माइनस ए के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता यहां पर पड़ेगी कि मान लीजिए आपको ए बी का डैश निकालना है तो आप पहले बी को लिखेंगे, बाद में ए को लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहां पर 3 अवयव है ए बी और सी, तो आप जो बाद वाला है उससे उल्टा चलेंगे, मतलब बेसिकली ऐसा चलेंगे हम लोग, बैक साइड सी बी ए। अगर चौथे फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो एक अवयव का ट्रांसपोज निकालो, उसके बाद उसका फिर ट्रांसपोज निकालो तो वो खुद के बराबर आता है, ए डैश का डैश ए के बराबर, ठीक। तो अब इतने से अपना काम हो जाएगा। ए ऐसा है तो अपन 2 छोटे छोटे केस बना लेते हैं। केस नंबर 1 कि ए सममित है, केस नंबर 2 कि ए विषम सममित है। तो मैं केस नंबर ए लेता हूं, यदि ए एक सममित अवयव है,
अगर a एक सममित अवयव है तो इसका साफ साफ मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a का डैश बराबर a है। पहली बात तो हमने देखा कि सममित अवयव का मतलब यही होता है। अब हम c का डैश निकालें, हमें बोलना इसके बारे में, a के बारे में थोड़ी ना बोलना है, हमें बोलना है c के बारे में। तो c बराबर b डैश a b है। अगर मैं c का डैश निकालूं तो वो आएगा b डैश a b डैश पूरे का डैश, यही है ना, c का डैश मतलब इस पूरे का डैश। अब अगर तीन अवयव का गुणा हो तो इनका डैश कैसे निकालते हैं, पहले आखिरी वाला, फिर बीच वाला, फिर आखिरी वाला, इनका डैश। तो यहां से c का डैश, b का डैश, a का डैश और यहां b डैश का डैश। ठीक है, अब हमने प्रश्न में देखा कि b डैश का डैश तो b के बराबर होना चाहिए, और प्रश्न में हमने ये माना है कि a का डैश a के बराबर है। देख लो, वन बाय वन सारी स्टेप कर देता हूं। b मतलब किसी भी अवयव के डैश का डैश तो b के उसी अवयव के बराबर होगा, तो ये तो b डैश, ये a और ये b हो जाएगा। और यहां पर आपको पता है कि चूंकि a एक सममित अवयव है इसीलिए a डैश a के बराबर होगा। क्या c डैश c के बराबर आया? बिल्कुल आया। तो अगर उस अवयव का डैश मतलब ट्रांसपोज खुद के बराबर आ जाए तो आप कह सकते हैं कि c एक सममित अवयव है, सिमेट्रिक। केस नंबर 2 पर बात करते हैं। केस नंबर 2 ये कहता है कि यदि a एक विषम सममित है, तो अगर a एक विषम सममित अवयव है तो a का डैश माइनस a के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इस केस में जो a का डैश आएगा वो माइनस a के बराबर आएगा, अगर a एक विषम सममित है। यदि a एक विषम सममित है तो c तो वही है जो अपने को सवाल में बोला है, हम c को बराबर लेंगे a या c को लेंगे b डैश a b, यही लेंगे ना। और यहां से c का डैश जब निकालोगे तो आखिरी में तो यही मिलेगा, c का डैश यही मिलने वाला है अंततः, है ना। डैश करने में तो अपन को वही सब करना है, सीधा सीधा ये रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये अप्लाई करोगे, ये अप्लाई करोगे, इसमें सममित विषम सममित डिसाइड नहीं करना है। जब आपको ये पता है कि a का डैश माइनस a के बराबर है तो अब c का डैश जो होगा वो b डैश माइनस a b हो जाएगा, और ये जो माइनस का चिन्ह है उसे बाहर लिख सकते हैं। तो c डैश बराबर माइनस b डैश ए बी हो जाएगा, और b डैश ए बी तो c के बराबर है, तो इस केस में c डैश माइनस c के बराबर होगा। और जैसे ही पता चला कि c डैश माइनस c के बराबर है, c एक विषम सममित अवयव है, तो यहां से c एक विषम सममित अवयव है। इस प्रकार से यह प्रश्न नंबर 5 भी समाप्त होता हुआ। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। डन है? मतलब इसी प्रकार से हमें सवाल को करना है। एक तरीका यह भी होता कि आप इसको डायरेक्टली यहां से यहां तक लाते, उसके बाद दो केस बनाते कि ए डैश कैसा है, तो भी आपको दो अलग अलग केस दिखते। मतलब यह स्टेप तो पूरी यहां तक तो कॉमन ही थी। डन है? चलिए प्रश्न नंबर 5 समाप्त। छठा प्रश्न, x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए यदि अवयव a समीकरण a डैश a बराबर i को संतुष्ट करता है। a डैश a बराबर i मतलब a और a डैश का अगर हम गुणा करेंगे तो वो i के बराबर होगा। i मतलब जितना बड़ा a उतनी कोटि का एक तत्समक अवयव। a आपके सामने है, मैं i लिख देता हूं और आपको थोड़ी परेशानी कम होगी, है ना। आई का मतलब ऐसा कुछ,
अगर मैं ए का डैश निकालूं तो ए के डैश का मतलब क्या है सर जी? मतलब ये जो पंक्ति आपको दिख रही है ना, उसको ऐसा स्तंभ में लिख दो। तो 0, 2y और z, ये जो पंक्ति ऐसी दिख रही है उसको दूसरे स्तंभ में लिख दो, तो x, y और माइनस z। ये जो पंक्ति ऐसी दिख रही है उसको ऐसे लिख दो, तो x माइनस y और z। डन है? डन है। चलो मैंने उम्मीद है कुछ गलत नहीं किया है। अब अगर मैं a का डैश निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है, a का डैश का गुणा अगर मैं a में करता हूं तो क्या मिलेगा वो देखते हैं, है ना। सबसे पहले a का डैश तो ये रहा 0, x, x, 2y, y माइनस y, z माइनस z, z। और अगर मैं a में इसका गुणा करूं तो 0, 2y, z, x, y माइनस z और x माइनस y, z। ठीक है, और ये i a के बराबर होना चाहिए, मतलब i के बराबर होना चाहिए, जो अपन बाद में बराबर करके देख लेंगे। अब गुणा करते समय क्या मिलेगा फटाफट देखो, इसका गुणा इसमें, 0 का 0 में गुणा, x का x में गुणा, x का वर्ग, और फिर इस x का x में गुणा x का वर्ग, तो x का वर्ग प्लस x का वर्ग तो 2x का वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से 0 का 2y में गुणा 0, x का y में गुणा xy, x का माइनस y में गुणा माइनस xy, तो xy माइनस xy 0। उसी तरह इसमें भी गुणा करोगे ना, 0 माइनस xz, xz, ये भी 0। अरे जब i a के बराबर होगा ना, ये पूरा का पूरा अगर i के बराबर है तो ये दोनों 0 ही होना चाहिए, तभी तो i के बराबर आएगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर यहां पर कैलकुलेशन करेंगे हम, देखना 2y का 0 में गुणा, x का माइनस y में गुणा, x का y में गुणा xy माइनस xy, ये 0। हाँ, अगला वाला कैलकुलेशन होगा 2y का 2y में गुणा 4y का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस y का वर्ग, तो ये मिलेगा 4y का वर्ग। और अगला माइनस 2yz या 2yz माइनस yz माइनस yz, तो ये भी 0। 0 माइनस xz, xz माइनस 2xy या 2xy माइनस xy माइनस xy। नेक्स्ट है इसका z का वर्ग प्लस z का वर्ग प्लस z का वर्ग, तो यह आ जाएगा 3z का वर्ग। और ये बराबर है i के, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इतना आते ही आपके सामने बात क्या आती है? आपके सामने बात ये आती है कि 2x का वर्ग 1 के बराबर, बिल्कुल बात सही। 4y का वर्ग 1 के बराबर और 3z का वर्ग 1 के बराबर। अगर मैं x का वर्ग निकालूं, y का वर्ग निकालूं और z का वर्ग निकालूं, तो x का वर्ग 1/2, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस रूट बटा 2, y बराबर प्लस माइनस 1/2 और z बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो इस प्रकार से x, y और z तीनों आपके सामने आ गए। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन है यार, प्रश्न यहां से समाप्त होता हुआ। आप चाहे तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो इसे देख सकते हैं बिना कोई समस्या के। डन है? प्रश्न नंबर 6, 7वें की तरफ बढ़ते हैं। x के किस मान के लिए ये 0 है? वाओ, चलिए गुणा करते हैं सबसे पहले। अब गुणा करने के लिए, गुणा करने के जो सूत्र है, जो नियम है, उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। पहला तो ये है कि अगर ये आव्यूह, अब इस आव्यूह के बारे में बात करें तो ये आव्यूह में एक पंक्ति है, तो इसकी कोटि अगर निकालें अपन तीनों आव्यूह की, तो कोटि के लिए इसकी कोटि तो 1 है, पर इसकी कोटि मतलब इसकी कोटि 1 कोटि 3 है, मतलब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, या एक पंक्ति है पूरी और 3 स्तंभ। यहां पर 1 2 3 3 पंक्ति है और यहां पर 3 स्तंभ है। ऐसी 1 2 3 पंक्ति और ऐसे 3 स्तंभ। यहां पर 1 2 और 3 तो पंक्ति है और एक पूरा का पूरा ऐसा एक स्तंभ है।
तो इन तीनों की कोटियां कुछ इस प्रकार है। जब आप पहले इन दोनों को गुणा करोगे ना, इन दोनों को, तो इन दोनों को गुणा करोगे तो देखोगे कि 3 3 के बराबर है, इसीलिए 1 और 3, तो यहां पर आपको दिखेगा 1 कोटि 3 का आव्यूह इन दोनों की मदद से, 1 कोटि 3 का। तो पहले इनको गुणा करते हैं, कैसे आएगा 1 कोटि 3 का, देखो फटाफट, मतलब 1 पंक्ति रहेगी और 3 स्तंभ रहेंगे। हाउ, देखते हैं, देखो एक पूरा इसमें, ठीक है। देखो सबसे पहला जो गुणा है वो कैसे होगा, ये पूरी पंक्ति का ये पूरे स्तंभ में गुणा, तो 1 का 1 में गुणा 1, 2 का 2 में गुणा 4 और 1 का 1 में गुणा 6, तो ये 4 + 1 + 1। फिर इस पूरी पंक्ति का ये स्तंभ में गुणा, तो 2 का 1 में गुणा 2, बाकी 0 और 0 का 1 में गुणा, तो ये 2। ये पूरी पंक्ति और ये पूरा स्तंभ, 0 का 1 में गुणा 0, 2 और 2 मिला के 4, 0, 2 और x बराबर 0, ठीक है। अब इस पूरे में गुणा करेंगे, तो यहां तो देखो, अब यहां पर ये जो आव्यूह है, जो आव्यूह बना वो 1 कोटि 3 का है और ये 3 कोटि 1 का है, मतलब 3 पंक्ति 1 स्तंभ है, ये दोनों बराबर। तो अब जो आव्यूह बनेगा उसमें 1 पंक्ति और 1 स्तंभ आएगा, मतलब सिर्फ 1 अवयव आएगा, मतलब ये पूरी की पूरी पंक्ति ये पूरे के पूरे स्तंभ से गुणा हो जाएगी। 6 का 0 में गुणा क्या मिलेगा 0, 6 का 0 में गुणा क्या देगा 0, 0, 4 का 2 में गुणा 4 या 2 का 2 में गुणा 4 और 4 का x में गुणा 4x, तो यहां पर 4 + 4x 0 होना चाहिए। 0 का मतलब शून्य आव्यूह, इसे आप एक शून्य आव्यूह के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहां एक ही अवयव है तो इधर भी एक अवयव होना चाहिए, मतलब 4 + 4x बराबर 0, दैट मीन्स x = -1। यहां उत्तर आपका 7वें प्रश्न का आ जाता है विविध प्रश्नावली में। आई होप देयर इज नो इशू, आपको कोई समस्या और परेशानी इस प्रश्न में भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं यार, सब एक जैसे ही सवाल है, कहने को बहुत बड़ी प्रश्नावली है लेकिन है नहीं। ओके, यदि a बराबर 3, 1 -1 और 2 हो तो सिद्ध कीजिए a का वर्ग -5 a बराबर 7 i है। i का मतलब i यहां पर 2 कोटि का एक तत्समक आव्यूह रहेगा, 1 0 0 1, और 5 a का मतलब क्या है, मतलब a के आगे 5 लिख देंगे लेकिन a का वर्ग भी तो निकालना है, तो आइए पहले a का वर्ग निकालते हैं। a का वर्ग इसको मैं इसमें गुणा करूंगा, तो 3 का 3 में गुणा और 1 का -1 में गुणा, तो 9 और 1 8, मतलब -1 होगा। दूसरा 1 का 3 में गुणा 1 3 और 1 का 2 में गुणा 2, तो 3 और 2 मिला के 5। अब इसमें बात करते हैं, ये पंक्ति का काम खत्म। -3 -2 तो -5, -1 और 2 दूनी 4, तो ये आया 3, ठीक है। उसके बाद अगर मैं -5, ये तो निकल चुका a का वर्ग, अभी 5a और निकाल लेते हैं कि -5a का मतलब कितना, -5a का मतलब 3 1 -1 2, जिसका मतलब है इधर किया तो -15, बिल्कुल सही है, यहां पर 5, यहां पर 5 और यहां -10 है ना, 5 का इसमें गुणा किया तो -15, 5 5, ये -5 सॉरी -5 का 1 में गुणा -5 आएगा, बाकी तो ठीक है। अब आपको समीकरण के हिसाब से 7i का मान भी निकाल लेना चाहिए। जब 7i का मान निकालते हैं तो 7i का मतलब है इस पूरे में 7 का गुणा कर दो, हर अवयव में 7 का गुणा करोगे तो 1 में 7 का गुणा 7, लेकिन 0 में 7 का गुणा 0। तो इस केस में अगर मैं a का वर्ग
5a निकालता हूं प्लस 7i निकालता हूं, तो -5a का मान आप डायरेक्टली निकाल चुके हो। और अगर -5a के बारे में भूले तो एक काम करते हैं, इसकी जगह सिर्फ 5a निकाल लेते हैं, -5a वो ऑटोमेटिकली प्रश्न में हो जाएगा। ऐसा है ना, पूरे समीकरण में मतलब पूरे अवयव में 5 का गुणा करना है। अब जो जो इनका मान है वो रख दो, 8, 5, -5, 3, -15, 5, -5, 10, 7i, 7, 0, 0, 7, ऐसा कुछ। अब इनको जोड़ना घटाना यार, कैसे जोड़े घटाओगे, देखो एक बार, 8 - 15 प्लस वहां के 7, 5 - 5 0, तो 5 - 5 प्लस 0, -5 -5 तो -5 -5 प्लस 0, 5 - 3 या 3 -10 प्लस 7, 3 -10 प्लस 7, देखो क्या आ रहा है, 8 7 15 -15 0, 5 5 0, ये 5 और 5 मतलब -5 5, ये भी 0, 7 3 10 और ये 0, तो एवरीथिंग यहां पर हर जो अवयव है वो सब 0 है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि ये शून्य आव्यूह के बराबर है। ये शून्य नहीं है, ये शून्य आव्यूह है। मैं इस बात को बार बार बता रहा हूं, ये शून्य आव्यूह है ना। शून्य आव्यूह कितनी कोटि का, जितनी कोटि का a है, ठीक है। तो ये शून्य आव्यूह है, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि O जो है वो 0 0 0 0 है, मतलब 2 कोटि 2 का है। प्रश्न नंबर 8 भी यहां से समाप्त होता हुआ। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं यार। चलिए प्रश्न नंबर 9, ऐसा कुछ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब वही एक ही तरह के सवाल बार बार आपके सामने आ रहे हैं, बार बार। x -5 -1 गुणा करेंगे इन सभी में डायरेक्टली। तो सबसे पहले इसका गुणा मैंने इस पंक्ति में किया, तो x का 1 में गुणा, x -5 का 0 में गुणा किया 0, -1 का 2 में गुणा किया तो 2। तो यहां पर x - 2 ये एक पहला अवयव आया। दूसरा x का 0 में गुणा, -5 का 2 में गुणा और ये गुणा, तो यह आया -10। यहां पर x का 2 में गुणा, -5 और -3, तो 2x -8। x 4 और 1। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2x का x में गुणा, यही होगा ना, 2x का x में गुणा, तो आपके सामने ये जो अवयव मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, x गुणा x प्लस 2 या x -2 प्लस -10 का 4 में गुणा, तो -10 गुणा 4, 2x -8 का 1 में गुणा, तो +1 गुणा 2x -8 बराबर शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह का मतलब ये पूरी कहानी शून्य होनी चाहिए। इसे चाहो तो एक बार थोड़ा सरल कर सकते हो, x का वर्ग -2x -40 प्लस 2x -8 बराबर 0। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है, चलो ठीक है। या फिर x का वर्ग -48 बराबर 0। अगर ये 48 की जगह 49 होता तो ये 7 आंसर आ जाता। एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया है। x 0 -2, 0 -10 0, 2x -5 और -3 -8, x का इसमें गुणा किया, x का वर्ग -2, x सही लिख रहे हैं, -40 और 2 -8, करेक्ट है, करेक्ट है यार। अगर इतना है तो भाई साहब ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, x का वर्ग -48 बराबर 0, x का वर्ग बराबर 48, या फिर सीधी सीधी बात है x बराबर 4√3, है ना। 48 को ऐसे ही लिखते हैं, 48 के टुकड़े करोगे तो क्या मिलेगा, 48 का टुकड़ा मिलेगा 4 गुणा 4 गुणा 3, 16 या 48, वर्गमूल निकालोगे
तो 4 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर, तो 4√3। यही आपका उत्तर है यहां पर प्रश्न नंबर 9 में। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई समस्या परेशानी नहीं है मुझे आपका जवाब देने में। डन है? चलो यार, मतलब बाद में मिल जाएगा लेकिन मिल जाएगा। ओहो हो, बड़ा भयंकर सवाल है तो यार। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, जिनको वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे दर्शित की गई है। मतलब बाजार 1 में इतना बेचता है, बाजार 2 में इतना बेचता है, बाजार 3 में इतना। अब ये पता नहीं, शायद विक्रय करता है तो पैसे ही होंगे बेसिकली, है ना। यदि एक्स तथा, अपन ए पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5, 1.5 तथा 1 रुपए है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीज गणित की सहायता से कैलकुलेट कीजिए। पहली बात तो यह है। दूसरी बात है, यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2, 1 तथा 50 पैसे हैं, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, और भी कोई इसके पार्ट है क्या? नहीं, और कोई पार्ट नहीं, 2 ही पार्ट है। मतलब बेसिकली प्रश्न में आपको यह बोला है कि एक व्यक्ति, ठीक है, अलग अलग तरह का उत्पादन 2 बाजारों में बेचता है। ठीक है, ये एक्स वाला उत्पादन होगा, ये वाई वाला और ये जेड वाला। ठीक है, एक्स उत्पादन बाजार 1 में 10,000 बेचता है। ठीक है, उसके बाद वार्षिक बिक्री दी गई है बेसिकली। ठीक है, वाई 2,000 बाजार 1 में बेचता है और जेड 18,000 बाजार 1 में बेचता है। अब उसके बाद ये बोला है कि अब इनको बनाने के लिए और इनको बेचने का जो पैसा है, एक्स को बेचने में 2.5 रुपए लगते हैं, या वाई, हाँ, एक्स को बेचने पे 250 रुपए मिलते हैं, वाई को बेचने पे 150 और जेड को बेचने से 1 रुपए मिलता है। ठीक है, तो आपको कुल आय निकालने के व्यक्ति की कुल आय कितनी होगी आव्यूह बीजगणित के माध्यम से। तो अपन एक आव्यूह बनाते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, कि इस आव्यूह में दो, आपके सामने 2 आव्यूह है बेसिकली। 2 आव्यूह क्या है? 2 बाजार हैं, एक दूसरा तीसरा, एक दूसरा और तीसरा। ठीक है, मतलब बाजार 2 है पर उनमें 3-3 तरह की वस्तुएं हैं। तो मान लीजिए अपन ने 2 आव्यूह बनाए। एक तो आव्यूह ए है जो बाजार ए में उत्पादन देता है, बाजार 1 में। दूसरा आव्यूह बी है जो बाजार 2 में देता है। तो ए का मतलब क्या होगा? बाजार 1 में दिया गया उत्पादन 10,000। हम इसे एक स्तंभ या पंक्ति आव्यूह बना लेते हैं। ए जो है वो पंक्ति आव्यूह है, कुछ इस प्रकार से। अपन अगले पन्ने पर ही बनाते हैं यार, है ना। 10,000, 2,000, 18,000। तो ए जो है वो इस प्रकार से बना है, 10,000, 2,000, 18,000। और बी जो आव्यूह है 6,000, 20,000, 8,000 के रूप में बना है। बी वाला जो आव्यूह है वो बना है 6,000, 20,000 और 18,000। सही है क्या? 6,000, 20,000, 8,000। और एक आव्यूह बनाते हैं एक्स वाला आव्यूह जो है लागत का आव्यूह। किसका? लागत। ये कैसे मिलेगा? तो ये बेसिकली 2.5, 1.5 और 1, तो इसे अपन ने स्तंभ आव्यूह में बना लिया। 2.5, 1.5 और 1। तो अगर आपको कुल लागत निकालनी है, यहां पर क्या निकालनी है? कुल लागत। कुल लागत का मतलब है, देखो, ये इतनी चीजें बनाई गई और हर चीज को बनाने का इतना पैसा, इसको बनाने का इतना, इसको बनाने का इतना, इसका बनाने का इतना। मतलब अगर मैं ए में एक्स का गुणा कर दूं और बी में एक्स का गुणा कर दूं तो शायद कुल लागत मेरे सामने आ जाएगी, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स। अब मतलब मैं a और b आव्यूह का जोड़ भी निकाल सकता हूं।
तो a प्लस बी कैसे निकालोगे? a प्लस बी का मतलब क्या है? a के जितने अवयव है उनको जोड़ते जाओ। 10,000 और 6,000 16,000, 2,000 और 20,000 22,000, 18 और 8 26,000। अब इसका गुणा आपको x में करना है, तो 16,000, 22,000 और 26,000, और इसका गुणा 2.5, 1.5 और 1 में करना है ना। तो देखो 2.5 का 16,000 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 16,000 का 2.5 में गुणा, एक बार इसे लिख देता हूं यार। 16,000 गुणा 2.5, 22,000 गुणा 1.5 प्लस 26,000 गुणा 1। तो 16,000 का 2.5 में गुणा करना है, तो 16,000 का डबल करो कितना आता है? 32,000। अब 16,000 का आधा कर दो, डबल कर दिया, 0.5 मतलब आधा करना, 8,000। तो 32 और 8 तो हुआ 40,000 प्लस इसका 1.5 गुना, 22,000 का 1 गुना 22,000, आधा 11,000, तो ये 33,000 और उसके बाद 26,000 का 1 गुना 26,000। तो 40 में 33 जोड़े तो 73, और 73 में 20 जुड़े तो 93, 93 में 6 जुड़े तो 99। मतलब भाई साहब 99,000 का खर्चा किया है। कितने का? 99,000 का। तो पहले का जवाब आया, फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का आंसर, ठीक है, 99,000। नेक्स्ट आता है, यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं में की प्रत्येक इकाई की लागत, मतलब आपको लागत बोला है 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे, मतलब x की, देखो x का विक्रय मूल्य 2.5 है, ठीक है। मैं आपको यहां पर इस बात पर थोड़ी सी और कर लेते हैं। x के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसका विक्रय मूल्य दिया है, या इसकी एक टेबल बना लेते, बढ़िया रहेगा वो यार। देखो आपने यहां तो लिखा x, y और z, और इनका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अच्छा, पहले सवाल में जवाब विक्रय मूल्य आया, लागत नहीं आई है, तो लागत अपन अभी निकालेंगे ना, लागत निकालने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आपको दूसरे प्रश्न में बोला है कि लाभ कितना है, ठीक है। पहले प्रश्न का जवाब विक्रय मूल्य है, मैं लागत बोल गया था वहां पर, लेकिन दूसरे प्रश्न में बोला है कि x की जो लागत है, कॉस्ट है, वो 2 रुपए, y की 1 रुपए और 50 पैसे, z की, तो आपको कुल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो एक बात बताइए, x को बनाने में 2 रुपए लगे, y को बनाने में 1 रुपए और z को बनाने में 0.5। विक्रय मूल्य x का 2.5, 1.5 और 1, तो ये 2.5, 1.5 और ये 1। तो क्या आप बता सकते हैं इस केस में लाभ कितना होगा? x से लाभ, विक्रय मूल्य 2.5, लागत 2, तो लाभ क्या होता है यार? इसमें से ये घटा दो, लाभ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0.5, ये भी 0.5 और ये भी 0.5, मतलब लाभ जो है वो विक्रय मूल्य माइनस लागत ही होता है ना, जितने बेचे माइनस जितने लगे, जो बच गए वही लाभ है। तो अब दूसरे वाले केस में आपको लाभ निकालना है, तो इसी प्रश्न में अगर मुझे लाभ निकालना है तो मैं किससे गुणा कर दूंगा? 2.5 की जगह 0.5, 0.5। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? अगर आ गई है तो देख लो। तो यहां पर अब हम लोग अगर लाभ निकालने के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा सवाल कर लेते हैं, जहां x जो है वो लागत की जगह, वेट यार, x जो था ना वो लागत नहीं था, वो विक्रय मूल्य का अवयव था पहले वाले प्रश्न में। थोड़ा करेक्ट कर लेना इसे,
मैंने वहां पर मतलब पूरे प्रश्न को लागत समझ के किया हुआ है ना, क्योंकि पहले प्रश्न में इसे विक्रय बोला गया है कि ये विक्रय मूल्य है, अपन ने उसी से हल किया है। अब आपको लाभ निकालना है, तो x को बेचने से जो लाभ हुआ अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं, y को बेचने से जो लाभ हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर ये एंट्रीज चेंज हो जाएगी, बाकी सब तो सेम रहेगा। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम लोग सवालों को हल करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तब भी ऐसी कहानी की जाती है। देखना क्या होगा, यहां पर चीजें चेंज हो जाएगी, बस बाकी सब सेम रहने वाला है यहां पर और यहां पर। मतलब कैलकुलेटर में आप अलग अलग इंटर रखते हो, बाकी चीजें सेम होती है, बस वही चीज यहां पर है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं इस प्रश्न में, तो यहां पर यह लाभ वाला आव्यूह बन जाएगा, और लाभ आव्यूह में x का भी 0.5, y का भी 0.5 और z का भी 0.5, तीनों का 0.5। तो अगर मैं x के आव्यूह निकालूं तो यहां पर भी 0.5 और 0.5। अब उस केस में 16,000 का 0.5 में गुणा करो तो ये 16,000 0.5, ये 0.5 और ये भी 0.5। 16,000 का 0.5 में गुणा किया तो 8,000, 22,000 का 0.5 में गुणा किया तो 11,000 और 26,000 का 0.5 में गुणा किया तो 13,000। अब भाई साहब 8,000 का 13,000 में जोड़ करोगे तो 19,000, 19,000 में 10 जोड़ोगे तो 29,000, उसमें 3 और जोड़ोगे तो 32,000। भाई साहब को 32,000 का लाभ हुआ है। तो दूसरे केस का जो जवाब है कि इसका लाभ होगा वो 32,000 है। आंसर है ये दूसरे केस का। इस प्रकार से 10वां प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। आप लोग नोट कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। डन है। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यार। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? ये कहता है कि x ज्ञात कीजिए यदि ऐसा 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 है तो। x आव्यूह है, एक इस बात का ध्यान रखना, x क्या है? एक आव्यूह है। ओके, और बढ़िया चीजें बताइए, बहुत बढ़िया। इस सवाल को सॉल्व करने में आपको मजा आ जाएगा। यहां पर आपको x के बारे में बात करनी है, x क्या है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करें कि x किस प्रकार से बनेगा, x के अवयव क्या क्या होंगे। तो देखो, मान लेते हैं सबसे पहले x की कोटि निकालनी पड़ेगी, कितना बड़ा ये है। तो माना x जो आव्यूह, अभी x एक संख्या नहीं है, x एक आव्यूह है, तो x की कोटि mn है, ठीक है। और अपन मान लेते हैं a नाम का एक आव्यूह है, ठीक है। a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो a की कोटि कितनी? a की कोटि आई है, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 ऐसे स्तंभ हैं, तो 2 × 3। अब अगर देखो x की, अगर x का गुणा a के साथ हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मान लीजिए a नाम का एक आव्यूह है जिसकी कोटि p × q है और x नाम का आव्यूह है जिसकी कोटि m × n है, तो ये दोनों बराबर होंगे। कब? जब a का x में गुणा करेंगे। लेकिन जब मैं x का a में गुणा करूंगा तो बात इतनी सी है कि पहले वाले के स्तंभ दूसरे वाले की पंक्ति के बराबर होने चाहिए। इस केस में पहले वाले का स्तंभ n, दूसरे वाले की पंक्ति 2 के बराबर है, ये स्तंभ ये पंक्ति। तो मैं कह दूं क्योंकि x का a में गुणा हो रहा है, a का x में नहीं हो रहा है, x पहले है a बाद में है, तब मैं कह दूं कि n का मान यहां से 2 आ जाएगा। मतलब चलो इतना तो ठीक है कि x में 2 पंक्तियां होगी। अब जब a का x में गुणा करेंगे तो ax कितना आएगा? xa की कोटि कितनी आएगी? तो जब आप xa की कोटि निकालते हैं तो xa की कोटि का मतलब है, देखो ये n 2 के बराबर हुआ। अब इसकी कोटि में ये m लिख दो और बाद में ये 3 लिख दो। और ये जो आव्यूह है ax, वो आव्यूह b के बराबर है, इसे अपन b मान लेते हैं।
-7, 8, -9, 2, 4 और 6। अगर ऐसा है तो b की कोटि कितनी है? तो b की कोटि निकाल लो फटाफट। b की कोटि, b में 2 पंक्तियां और ऐसे 3 स्तंभ है, तो यहां 2 क्रॉस 3। अब अगर गौर से देखोगे तो ये दोनों आव्यूह XA या XA जो है वो B के बराबर आपको प्रश्न में दिया है। ये X है, इसे आपने A माना, उसे B माना। अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो M क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 के बराबर होना चाहिए, तो M किसके बराबर? 2 के बराबर। अब यहां से मुझे पता चला कि X की कोटि MN की जगह X जो है वो 2 कोटि 2 का आव्यूह है। तो अतः पहली बात तो यह है कि X की कोटि 2 क्रॉस 2 है। अब जैसे पता चला कि X की कोटि 2 क्रॉस 2 है, मतलब X में 2 पंक्तियां और 2 अवयव, तो मैं X को लिख सकता हूं A, B, C और D। ये हमने माना। और अब गुणा करना पड़ेगा किसका? X का A में, और इसे B के बराबर करना पड़ेगा। तो पहले X का A में गुणा कर लेते हैं यार, है ना। चलिए X का A में गुणा, तो X का मतलब क्या? अपन ने ABCD नाम के 4 अवयव माने, और A का मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। देखना क्या होगा। इसको इसमें गुणा करो तो A 4B, तो ये मिलेगा A प्लस 4B। गुणा करना तो आता है ना, पहले इसका इसमें गुणा करो तो A प्लस 4B। फिर इसका इसमें गुणा करो 2A प्लस 5B। फिर 3A प्लस 6B। कहानी खत्म। अब इसका इसमें गुणा करो तो A प्लस 4D या C प्लस 4D, C का एक में C प्लस 4D। आफ्टर दैट इसका इसमें गुणा करो तो 2C प्लस 5D, ठीक है। उसके बाद 3C प्लस 6D। और ये किसके बराबर? -7 -8 -9 2 4 6। तो ये वास्तव में बराबर होना चाहिए किसके? -7 -8 -9 2 4 और 6 के बराबर। -7 -8 -9 2 4 6। अगर ये दोनों अवयव बराबर हैं तो क्या मैं लिख दूं A प्लस 4B? देखो क्या क्या चीजें आपको बराबर है। A प्लस 4B बराबर -7 2A प्लस 8B 5B बराबर -8, साथ ही साथ 3A प्लस 6B बराबर -9। ये पहला सेट है। अपन पहले इससे A और B के मान निकाल लेते हैं, C और D के बाद में निकाल लेंगे, ये दोनों आपस में बराबर करके। तो इससे मैं काम करता हूं, इस वाले समीकरण में मैं 2 का गुणा कर देता हूं, क्योंकि ये 2A है तो ये 2 बन जाएगा। अगर ऐसा करता हूं तो ये समीकरण तो बन जाएगा 2A प्लस 8B माइनस 14, और यहां से 2A प्लस 5B बराबर -8। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये गए 2 से 2, ये बचा 3B बराबर -6। तो B का मान -2। जैसे ही B का मान -2 आया, मैंने इस समीकरण को पकड़ा। जब मैं यहां पर A का मान निकाल लूंगा तो 4 गुणा -2 बराबर -7, तो A बराबर 8 उधर चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो A का मान 1 और B का मान 2 है। अब ये देखो A का मान 1 और B बराबर -2, ये तो आया, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ ये है कि इस मान पर तीसरा वाला रिजल्ट सही होना चाहिए। आपने जो रिजल्ट निकाला है ना, एक बार चेक कर लेना। इसके लिए ये
और ये दोनों समीकरण आपने लिए थे। ये 3a प्लस 6b माइनस 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस रिजल्ट पे? अगर आ रहा है तो वो a और b सही है, नहीं आ रहा होता तो a और b संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसे a और b जो इन दोनों को सही कर रहे हैं और तीसरे को गलत कर रहे हैं, हमको वो नहीं चाहिए। तो a बराबर 1 रखा तो 3, b बराबर -2 रखा तो -12, 6 का डबल -12, तो 3 -12 -9 हो रहा है, ये सही है। मतलब a बराबर 1 एवं b बराबर -2 पर 3a प्लस 6b का मतलब है 3 गुणा 1 प्लस 6 गुणा -2 विच मीन्स -9 सही है। अतः अपन लिख सकते हैं कि ये जो आंसर है वो सत्य है। अभी a और b निकला है, अभी c और d भी निकालना बाकी है, तो सेम तरीके से c और d निकालते हैं यार, है ना। a और b निकला, c प्लस 4d बराबर 2, 2c प्लस 5d बराबर 4। तो अब c प्लस 4d बराबर 2 और 2c प्लस 5d बराबर 4 याद आ गया मुझे। उसके बाद 3c प्लस 6d बराबर 6, तो यहां से 3c प्लस 6d बराबर 6। चलिए पहले समीकरण को 2 से गुणा कर दे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2c प्लस 8d बराबर 4, और यहां से 2c प्लस 5d बराबर 4। फिर से अगर ऐसा किया जाए तो इसे और इसे माइनस करोगे, माइनस किया तो c से c गया, यहां 3d बराबर 0, तो d का मान 0। जैसे ही d का मान 0 यहां रखा कि c प्लस 4d बराबर 2, तो c प्लस 4 गुणा 0 बराबर 2, c का मान 2। ये इन दोनों की मदद से आया, इस पे चेक कर लो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 0 क्या 6 के बराबर है? बिल्कुल सही है। मतलब c का मान 2 और d का मान भी 0 सही है। अगर इन चारों में से एक मान भी गलत होता ना, जैसे मान लो पहले वाले में तीनों संतुष्ट कर गए, यहां पर ये इसे संतुष्ट नहीं करते, तो c और d संभव नहीं होता, तो फिर बाकी अपन नहीं निकाल सकते थे, मतलब बोलते ही नहीं। आपको यहां पर x नाम का अवयव पूछा है, तो आप लिख सकते हैं कि x जो है वो a b c d था, a b का मान पीछे लिखा हुआ है 1, -2 और c d का मान -2, 0, यही आपका x है इस प्रश्न में। a और b का मान करेक्ट है क्या? 1 -2 करेक्ट है, तो ये इस प्रश्न का जवाब है। यहां पर डन है, लिख सकते हो यार अगर चाहो तो, अगर नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, आपको कौन रोक सकता है जीवन में। चलिए प्रश्न नंबर 11 समाप्त, बात होगी 12 पर। यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ab बराबर ba है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि a b की घात n बराबर b n की घात a होगा। इसके अतिरिक्त यह भी सिद्ध कीजिए कि समस्त n के लिए यह भी होता है। ये बात की बात है, पहले इसे सिद्ध करो बाद में इसे सिद्ध करो। चलिए, तो आपको दिया क्या है कि a तथा b समान कोटि के अवयव है, दिया है ab बराबर ba। ओके फाइन, आपको क्या सिद्ध करना है? पहला a b की घात n बराबर b की घात n a, पहले तो ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं मानता हूं कि माना n बराबर 1 के लिए ये क्या हो रहा है, तो n की जगह 1 रखोगे तो a b की घात 1 बराबर b की घात 1 a, जिसका मतलब है यह घात 1 है ना, ये डैश नहीं है यार, तो ये a b बराबर b a, और अगर a b बराबर b a तो ये बात तो दी हुई है, मतलब ये सत्य है। चलिए अगर ये सत्य है तो आगे बढ़ते हैं। फिर जब हमें n बराबर 1 के लिए ये सही लगा, तो मैंने माना किसी n बराबर k के लिए, ये मैं मान लेता हूं कि a b की घात k बराबर b की घात k a है, ऐसा कुछ।
अब अपन n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक कर रहे हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत यही कहता है कि n बराबर k के लिए मान लो और k प्लस 1 के लिए चेक करके देखो। तो मुझे k प्लस 1 वाले में a b की घात n को इसके बराबर लेना है, तब मैं सिर्फ इसके बारे में बात करता हूं कि a b की घात k प्लस 1 क्या होगा। अब एक छोटा सा नियम होता है ना, a की घात m प्लस n को लिखा जा सकता है a की घात m गुणा a की घात n। तो यहां k प्लस 1 को क्या मैं लिख सकता हूं, a की घात k या a b की घात k और b की घात 1, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। अब ये b की घात किसके बराबर है यार, k, b की घात k किसके बराबर है, तो a b की घात k तो इसके बराबर हमने माना था, तो इतने की जगह तो ऐसा लिखा जा सकता है ना कि ये b की घात k साथ में a और ये b है। इसकी जगह ये उठा के रख दिया क्योंकि ये था सही, हमने इसे माना है, ये सही है। अब उसके बाद यहां पे ध्यान दो, ये ab है, प्रश्न में ab को ba के बराबर दिया है। यहां पर इसे लिख सकते हो यार कि हमने माना है कि a b की घात k बराबर b की घात k a है। अब यदि ये जो AB आपको दिख रहा है ना, ये वाला AB, इसे BA भी लिखा जा सकता है। देख लो, AB को BA लिखा जा सकता है कि जो AB है वो BA के बराबर होगा। अब B को B के साथ गुणा करोगे, B की घात K को B के साथ गुणा करोगे तो B की एक और घात बढ़ जाएगी, ये हुआ A। और आपको यही तो सिद्ध करना था कि जब यहां पर n है तो b में n हो गया, जब यहां b में बाद में है तो यहां पर k प्लस 1 हो गया। तो लिख सकते हैं कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह बात सत्य है। इतनी सी बात है बस। तो पहले वाले में लिख सकते हो, चूंकि a की घात k प्लस 1 या a की घात b k प्लस 1 बराबर है b की घात k प्लस 1 a के, जब a की घात k या a की घात b के बराबर है b की घात k a के। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से भाई साहब ये बात बराबर है बस। अतः मैं a b की घात n बराबर b की घात n a है। बस इतनी सी बात है, कोई बाकी परेशानी की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, फिर अगर परेशानी नहीं है तो, है ना। ओके फाइन। बात ऐसी अगली है कि आपको उसके बाद a b की घात n, a की घात n, b की घात n भी सिद्ध करना। ये दूसरा वाला है। क्या सिद्ध करना है, ए बी पूरे की घात अगर n लगा दिया जाए तो वो a की घात n b की घात n है। ऐसा ही है क्या, बिल्कुल ऐसा है। ओके, तो n बराबर 1 के लिए चेक करें। सबसे पहली स्टेप, गणितीय आगमन में n का मान 1 रखो, तो यहां पर मिलेगा a b की घात 1 मतलब 1 a b के बराबर। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई चिंता की बात है भी नहीं यार, है ना, ये तो बराबर है। ठीक है, अब यदि सुनना मेरी बात, आपको प्रश्न में ये जो दिया है ना, ये दोनों के लिए दिया है कि ए बी बराबर बी है। मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए ये माना जाता है, ध्यान रखना गणितीय आगमन में ये माना जाता है कि ए बी की घात k मतलब n की जगह k रख दो तो भी ये सही है। और आपको n बराबर k प्लस 1 के लिए जैसा ये लिखा है ना वैसा लेकर आना है। मतलब यहां k की जगह k प्लस 1 रख दो, तो यहां k प्लस 1 रख दो, यहां पर k प्लस 1 रख दो। इन दोनों की मदद से ये सिद्ध करना है। तो यहां पर आप इसे लिख सकते हैं कि ए बी की घात k प्लस 1 ऐसा लिख दूं। अब वही फॉर्मूला कि यदि a की घात m है या a की घात m प्लस n है, तो मैं इसे a की घात m प्लस n लिख या a की घात m गुणा a की घात n लिख सकता हूं।
अगर ऐसा कर सकता हूं तो ये बन जाएगा ए बी की घात के और साथ में ए बी, और हमने ए बी की घात के को तो ऐसा माना है ऊपर वाले की मदद से, तो यहां पर यह बन जाएगा ए की घात के, बी की घात के, और ये ए और ये बी। क्या आपको यह बात ठीक लगी? कैसे? क्योंकि हमें पता है कि ए की घात ए बी की घात के हमने ऊपर ही माना है ए की घात के और बी की घात के बराबर है। अब प्रश्न में एक बात दी है कि ए बी का गुणा बी ए के बराबर है, यह भी हमें पता है। तो अगर ए बी का गुणा बी ए के बराबर है तो ए की घात के इसे लिख सकता हूं बी की घात के, ये बी गुणा ए बी को बी ए लिख दिया, प्रश्न में दिया है इसलिए, और इसे उस फॉर्मूले की मदद से बी की घात के प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर ये होगा ए की घात के, बी की घात के प्लस 1 साथ में ए, बी की घात के प्लस 1 साथ में ए। क्या ये बात ठीक है? हाँ बोलो यार फटाफट, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। ऐसा कुछ क्लियर है क्या? क्लियर है। अगर ऐसा आपको दिख गया है तो ए बी की घात के, ठीक है। और भाई साहब ये भी समान कोटि के वर्ग अवयव है, तो ये भी हो जाएगा ए की घात के और ए की घात के प्लस 1 और बी की घात के प्लस 1। तो जब यहां के प्लस 1 है तो वहां के प्लस 1 है, जब यहां के है तो यहां के है, तो मैं लिख सकता हूं कि यह भी सत्य है। तो यहां पर भी लिख सकते हो, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से ए बी की घात n बराबर ए की घात n बी की घात n होता है। प्रश्न यहां से समाप्त। डन। चेक कर लो अगर कोई गड़बड़ हो तो यार। नेक्स्ट आता है, बहुविकल्पी सवाल आ गए, मतलब प्रश्नावली खत्म होने वाली है। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर चुनिए। यदि a बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा दिया है इस प्रकार है कि a का वर्ग बराबर i है, i का मतलब वर्ग अवयव होना चाहिए। i का मतलब क्या है? 2 कोटि का वर्ग अवयव होगा, 1 0 0 1। चलो एक a का वर्ग निकालते हैं पहले। अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। अब अगर मैं यहां से गुणा करता हूं इसको, तो अल्फा को अल्फा में गुणा किया तो अल्फा अल्फा हो गया अल्फा का वर्ग, बीटा को गामा में गुणा किया तो बीटा गामा। उसके बाद यहां गुणा करोगे तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा 0। नेक्स्ट है इसका इसमें गुणा तो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ये भी 0। इसका इसमें गुणा तो बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। बात वही आ रही है जो यहां लिखी हुई है। और ये 1 i 0 के बराबर है, मतलब बेसिकली ये 1 0 0 1 के बराबर है। अगर ऐसा है तो सीधी सीधी बात है, अल्फा का वर्ग प्लस बीटा गामा बराबर 1 होना चाहिए, या फिर अल्फा का वर्ग प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर 0 होना चाहिए। ऐसा भी नहीं दिया है। इन दोनों को इधर ले जाओगे तो आपको यह मिलेगा 1 माइनस अल्फा का वर्ग माइनस बीटा गामा बराबर 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यहां से सी वाला जवाब सही भी है। डन है। प्रश्न नंबर 13 समाप्त। 14, यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों होता है। मैंने आपको इस बात बताई थी कि यदि ए एक सममित तथा विषम सममित दोनों होता है तो ऐसा तभी संभव है जब ए एक शून्य अवयव हो। क्या हो? शून्य अवयव। अब मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सममित का मतलब है ए का कोई भी अवयव ए आई जे वो ए जे आई के बराबर हो। जैसे उदाहरण के लिए ए 1 2 के बारे में बात करोगे तो वो ए 2 1 के बराबर हो।
विषम सममित का मतलब है ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर हो। मतलब अगर उदाहरण के लिए बोलूं ए 1 2 बराबर माइनस ए 2 1 हो। अब ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। मतलब ए 2 1 के बराबर भी हो और उसके माइनस के बराबर भी हो। एक संख्या खुद के बराबर और खुद के माइनस के बराबर कैसे हो सकती है? वो तभी संभव है जब ये भाई साहब भी जीरो हो और ये भी जीरो हो, क्योंकि जीरो का नेगेटिव या जीरो का पॉजिटिव जीरो ही होता है। इसीलिए इस अवयव के सारे अवयव शून्य होने चाहिए, मतलब ए एक शून्य अवयव होना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 यहां से समाप्त होता हुआ। प्रश्न नंबर 15 काफी फेमस सवाल। यदि ए एक वर्ग अवयव है, इस प्रकार है कि ए का वर्ग बराबर ए है, तो आई प्लस ए की घात 3 माइनस 7 ए किसके बराबर है? ठीक है, आपको सवाल में दिया है कि ए का वर्ग जो है वो ए के बराबर है। ठीक है, आई प्लस 1 प्लस आई की घात 3 या आई प्लस ए की घात 3, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है यार। मतलब अपन इसको 7 आई को बाद में देखते हैं, इसको देख लेते हैं पहले। तो a प्लस बी की घात 3 आपको याद है क्या होता था? ये होता था a की घात 3 प्लस 3 a का वर्ग b प्लस 3 ab का वर्ग प्लस b की घात 3। तो यहां से आपको क्या ये मिलेगा? i की घात 3 प्लस 3 i का वर्ग a प्लस 3 i a का वर्ग प्लस a की घात 3। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बात ऐसी है कि आई निकालो, चाहे आई का वर्ग निकालो, चाहे आई की घात 3 निकालो, कुछ भी करो, आई की घात n सभी बराबर होते हैं। मतलब यहां पर आई की घात 3 की जगह आई लिखा जा सकता है, यहां पर भी 3 आई लिखा जा सकता है, ठीक है। यहां पर भी 3 आई ए का वर्ग लिखा जा सकता है प्लस ए की घात 3 लिखा जा सकता है। अब प्रश्न में दिया है कि ए की घात 2 ए के बराबर है ना। देखना, चूंकि ए की घात 2 ए के बराबर है, आपने दोनों साइड ए का गुणा कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ए की घात 3 ए के वर्ग के बराबर है। अरे दोनों साइड ए का गुणा कर दोगे, इसे प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं, मतलब बाद में गुणा करना। तो ए की घात 3 ए के वर्ग के बराबर। अब ए का वर्ग तो खुद ए के बराबर, तो क्या यहां से एक चीज कैलकुलेट कर ले कि ए की घात 3 ए के वर्ग के बराबर और ये ए के बराबर? अगर ऐसा है तो आई प्लस 3 आई ए प्लस 3 आई ए प्लस ए। और एक छोटी सी बात और, छोटी सी बात ये कि आई का चाहे ए में गुणा करो या ए का आई में गुणा करो, ए ही आता है। चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, मिलेगा आंसर ए। तो यहां से तो आई प्लस 3 ए, आई का ए में गुणा प्लस 3 ए प्लस ए। तो भाई साहब ये कितना? आई प्लस 7 ए, आई प्लस 7 ए। तो ये जानकारी आई प्लस 7 ए के बराबर। अब अगर आप इसमें से आई प्लस ए की घात 3 में से 7 ए घटाओगे, मतलब आई प्लस 7 ए में से 7 ए घटाओगे, तो क्या बचेगा? सिर्फ आई के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न समाप्त। ये इसको याद रख लेना यार, कई जगह मतलब बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता ही है। ऐसे सवाल बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हो, घात 10 निकाल सकते हो। खैर, इस प्रश्न के साथ प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली भी समाप्त होती हुई, विविध प्रश्नावली के साथ अवयव भी समाप्त होता हुआ। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के विद्यार्थी हैं, नियमित विद्यार्थी हैं, पहली बात तो ये बहुत आपसे जरूरी बात है कि आप नियमित रहें। इस वीडियो को आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर देख रहे हैं। अगर आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर देखें, तो वहां जाने के बाद आपको CBSE या हिंदी माध्यम चयन करना है। हिंदी माध्यम में, चूंकि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, आप आपकी जो कक्षा है उसे चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं 12वीं पढ़ा रहा हूं तो 12वीं का चयन किया। उसके बाद जो विषय है, जैसे मैंने गणित पढ़ाया तो गणित आपको बता दिया। यहां पर आपको गणित की पूरी NCERT खुल जाएगी।
उसके बाद आपको बहुत सी यहां पर चीजें दिखेगी, मतलब बहुत से चैप्टर दिखेंगे। जिस चैप्टर पे क्लिक करोगे उसके बहुत सारे टॉपिक दिखेंगे। जिस टॉपिक पे क्लिक करोगे उसका वीडियो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। बस करना क्या है, ऐसे देखना है। बाकी आपको पता है कि हम 7वीं से लेकर 12वीं तक आपके समस्त बोर्ड को पूरी तरह से फ्री पढ़ाते हैं। जो भी आपको समस्या होगी उसका डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।